गरीब लड़की को मिला जादुई क्रिसमस ट्री। बहुत समय पहले की बात है। असम के एक छोटे से गांव में जूली नाम की एक लड़की रहा करती थी और उसका इस दुनिया में कोई नहीं था और ना ही उसने अपने माता पिता को कभी देखा था। इसलिए वो अपने जिंदगी में बिल्कुल अकेली थी और वो बहुत ज्यादा गरीब भी थी, जिस वजह से वो अपना गुजारा करने के लिए रोड के किनारे बैठकर बड़े लोगों के जूते पॉलिश किया करती थी और उससे उसे जितने भी पैसे मिलते थे उसी से वो अपना जीवन गुजार रही होती है। तभी एक दिन, सर लाइए मैं आपके जूते पॉलिश कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे तुमसे कोई जूते पॉलिश नहीं करवाने हैं और वैसे भी हम अमीर लोग अपने जूते पॉलिश नहीं करवाते हैं, बल्कि गंदा होने पर हम उसे एक्सचेंज कर लेते हैं। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद जूली चुपचाप वहाँ पर बैठ जाती है। तभी उसके पास एक अमीर और घमंडी औरत आती है और उससे कहती है, सुनो ये लो मेरे जूते और इन्हें अच्छे से चमका दो और इस पर जरा सा भी दाग नहीं होना चाहिए। जी मैडम आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके जूते बहुत ही अच्छे से चमकाऊंगी। इतना कहकर जूली उस औरत के जूते साफ कर देती है, जिसके बाद वो कहती है, ये लीजिए मैडम मैंने आपके जूते पॉलिश कर दिए हैं, अब बस आप मुझे 10 रुपए दे दीजिए। अरे ये क्या, बस इतने से काम के 10 रुपए? मैडम मुझे पता है कि आप अमीरों के लिए 10 रुपए बहुत मामूली सी रकम है, लेकिन हम गरीबों के लिए 10 रुपए बहुत मायने रखते हैं, इसलिए आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। जूली के इतना कहने पर भी वो औरत उसे कोई पैसे नहीं देती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और इसी तरह जूली दिन भर कई लोगों के जूते पॉलिश करती है, लेकिन बदले में उसे बहुत कम लोग पैसे देकर जाते हैं। इसी तरह उसका दिन गुजर रहे होते हैं कि तभी एक दिन जब वो एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठकर लोगों के आने का इंतजार कर रही होती है, तभी उसके सामने एक बस आकर रुकती है और उस बस में से एक बूढ़ा आदमी और औरत बाहर निकलती हैं और वो लोग काफी देर से वहाँ पर खड़े होकर किसी का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर बर्फ पड़ने लगती है और उन्हें इस तरह ठंड में कांपता देखकर जूली उनके पास जाती है और कहती है, माँ जी आप लोगों को काफी देर से देख रही हूँ, आप लोग किसी का इंतजार कर रही हैं? हाँ बेटी, मेरा नाम कैटरीन है और ये मेरे पति डेविड है और हम लोग यहाँ अपने बेटे डेनियल का इंतजार कर रहे हैं। उसने कहा था कि वो हमें इसी बस स्टैंड पर लेने आएगा, लेकिन पता नहीं वो अभी तक आया क्यों नहीं। माँ जी मुझे लगता है शायद बर्फ पड़ने की वजह से आपका बेटा कहीं रास्ते में फंस गया होगा, इसलिए अगर आपके पास आपके बेटे के घर का कोई एड्रेस हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको वहाँ तक पहुँचा दूंगी। जूली की ये बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी अपनी जेब में से एक पर्ची निकालकर जूली को देता है और कहता है, ये लो बेटी, इसमें हमारे बेटे के घर का पता है, ये पर्ची मेरे बेटे ने भिजवाई थी। उस बूढ़े आदमी की वो पर्ची देखकर जूली को उन लोगों पर बहुत तरस आता है, क्योंकि पर्ची में घर का एड्रेस नहीं बल्कि उन्हें अनाथ आश्रम पहुंचने का एड्रेस लिखा होता है, जिसे देखकर जूली को बहुत बुरा लगता है। लेकिन वो उन लोगों को कुछ नहीं बताती है और उनसे कहती है, माँ जी आज काफी ज्यादा बर्फ पड़ रही है, इसलिए जब तक आपका बेटा आपको लेने नहीं आता है तब तक आप लोग मेरे घर चलिए। मैं एक अनाथ हूँ, इसलिए मेरे घर पर मेरे अलावा और कोई नहीं रहता है, इसलिए अगर आप लोग मेरे साथ चलेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इतना कहकर जूली उन लोगों को अपने साथ अपने घर ले जाती है और उनकी बिल्कुल अपने माता पिता की तरह सेवा करती है। लेकिन फिर भी वो बूढ़ी औरत हर दिन जूली से एक ही सवाल पूछती है, बेटी हमारा बेटा हमें लेने कब आएगा? अब तो पूरे 2 दिन हो गए हैं। उस औरत की ये बात सुनकर जूली को बहुत दुख होता था, लेकिन वो फिर भी कोई ना कोई बहाना बनाकर उनको समझा दिया करती थी। लेकिन कहीं ना कहीं जूली के ऊपर अब काफी ज्यादा जिम्मेदारी आ गई थी, जिस वजह से उसके खर्चे भी बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? एक तो बचपन से मैंने कभी भी अपने माता पिता को नहीं देखा है और आज इन लोगों को देखकर मुझे बिल्कुल अपने माता पिता वाली फीलिंग आ रही है। लेकिन मैं अपनी इस गरीबी की वजह से इन लोगों को पेट भर खाना भी नहीं खिला पा रही हूँ और कुछ ही दिनों में क्रिसमस का त्योहार भी आने वाला है
और मेरे पास तो इन लोगों को देने के लिए कोई तोहफा भी नहीं है। काश मेरे पास भी कोई जादुई क्रिसमस ट्री होता जिससे मैं इन लोगों के लिए सुंदर सुंदर तोहफे मांगती। इतना सोचकर जूली बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वापस से अपने काम में लग जाती है। और क्रिसमस के एक दिन पहले जब जूली सोने जाती है तो वो अपने मन में सोचती है, कल तो क्रिसमस है, लेकिन मैं इन लोगों के लिए कोई तोहफा नहीं खरीद पाई और न ही इनके बेटे को इनकी कोई परवाह है। इतना कहकर जूली सो जाती है। तभी उसके सपने में सेंटा क्लॉस आता है और वो उससे कहता है, हा 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 हा, उठ जाओ जूली, मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारे क्रिसमस का तोहफा देने आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम एक बहुत ही अच्छी और ईमानदार लड़की हो और तुमने उन बूढ़े आदमी और औरत की मदद करके एक बहुत अच्छा काम किया है। इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई क्रिसमस ट्री देना चाहता हूँ। इस क्रिसमस ट्री से तुम जो चाहे वो मांग सकती हो। इतना कहकर वो सेंटा क्लॉस वहाँ से गायब हो जाता है। और जब जूली की आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसके सामने सेम वैसा ही क्रिसमस ट्री रखा हुआ है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और वो उस क्रिसमस ट्री से कहती है, हे जादुई क्रिसमस ट्री, क्या तुम मुझे कुछ तोहफे दे सकते हो और साथ ही ढेर सारे चॉकलेट भी। जूली की ये बात सुनकर उस जादुई क्रिसमस ट्री में से सुंदर सुंदर तोहफे और चॉकलेट बाहर आने लगती है, जिसे देखकर जूली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और अगले दिन वो उन तोहफों को ले जाकर उन लोगों को दे देती है। जिसके बाद क्रिसमस की रात जूली उस जादुई क्रिसमस ट्री से ढेर सारे सुंदर सुंदर सैंडल और जूते मांगती है। जिसके बाद वो अपनी खुद की एक फुटवियर की दुकान खोलती है और उसके बाद उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगती है। और तभी एक दिन वो बूढ़ा आदमी जूली से कहता है, जूली, और कितने दिनों तक तुम हमसे ऐसे ही झूठ बोलती रहोगी? तुम्हें क्या लगा कि हमें कुछ पता नहीं चलेगा? हमें सब पता है कि हमारा बेटा हमें लेने कभी नहीं आएगा, इसलिए अब हम तुम पर और बोझ नहीं बन सकते हैं। हम लोग आज ही अपने गांव वापस चले जाएंगे। उस बूढ़े आदमी की ये बात सुनकर जूली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, मैं जानती हूँ कि आप लोगों का बेटा आपको लेने कभी नहीं आएगा, लेकिन मेरा भी तो इस दुनिया में कोई नहीं है। तो क्या आप लोग मेरे साथ मेरे घर में नहीं रह सकते हो? क्या मैं आपकी बेटी की तरह नहीं हूँ? इसलिए आप लोग प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए। मैं हमेशा आप लोगों का ख्याल रखूंगी और आप लोगों को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। जूली की ये बात सुनकर उस बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, काश हमने उस समय वो गलती नहीं की होती, तो आज तुम्हारी तरह ही हमारी भी एक बेटी होती। क्योंकि मेरे बेटे के पैदा होने से पहले मेरी एक बेटी पैदा हुई थी, लेकिन उस समय हमें बेटी नहीं चाहिए थी, इसलिए हम अपनी बेटी को चर्च की सीढ़ी पर रखकर चले गए थे। पता नहीं आज वो कहाँ होगी, लेकिन आज तुम्हें देखकर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। माँ जी, मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन लोगों का कहना था कि मुझे भी मेरे माता पिता चर्च के बाहर छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद आसपास के लोगों ने ही मेरा ख्याल रखा था। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, वैसे वैसे लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया। जूली की ये बात सुनकर उस बूढ़े आदमी और औरत को सब समझ में आ जाता है और वो लोग जूली से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। जिसके बाद जूली उन लोगों को माफ कर देती है और उन्हें गले लगा लेती है और फिर उन लोगों के साथ एक हंसी खुशी जीवन जीना शुरू कर देती है। सुनहरे बालों वाली जल परी की जादुई कंघी। बहुत समय पहले की बात है। नीरजपुर गांव में सुमन अपनी सौतेली बहन नीलिमा और अपनी दादी कौशल्या के साथ रहा करती थी, क्योंकि कुछ साल पहले ही सुमन और नीलिमा के माता पिता का देहांत हो जाता है। जिसके बाद से दोनों बहनें अपनी दादी कौशल्या के साथ रहा करती थी। लेकिन जहाँ सुमन दिल की बेहद ही साफ और अच्छी लड़की थी, वहीं नीलिमा एक बहुत ही ज्यादा घमंडी और मतलबी किस्म की लड़की थी और उसे अपने लंबे बालों और खूबसूरती पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। वहीं सुमन दिखने में बहुत ही ज्यादा सांवली और उसके सर पर बिल्कुल भी बाल नहीं थे, जिस वजह से उसकी दादी उससे बहुत ही ज्यादा नफरत किया करती थी और नीलिमा को उतना ही ज्यादा प्यार किया करती थी।
तभी एक दिन, दादी माँ ये लीजिए आपकी चाय, मैंने खास अदरक डालकर आपके लिए बनाई है। अरे मनहूस, मैंने तुझे कितनी बार मना किया है ना, तू ये अपना गंजा सा टकला लेकर सुबह सुबह मेरे सामने मत आया कर, लेकिन तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती है। पता नहीं सुबह सुबह किस मनहूस की शक्ल देख लिया। तभी वहाँ पर नीलिमा हाथ में अपने शैम्पू की बोतल लेकर कमरे में आती है और कहती है, दादी माँ ये देखिए मेरी शैम्पू की बोतल खत्म हो गई है, इसलिए आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं आज मार्केट से अपने लिए नई वाले शैम्पू की बोतल ले आऊंगी। अरे क्यों नहीं मेरी बच्ची, तेरे इस सुंदर चेहरे और लंबे बालों को देखकर ही तो मेरे दिन की शुरुआत होती है, वरना इस काली मनहूस ने तो मेरा दिन खराब करने का कोई कसर ही नहीं छोड़ा था। अपनी दादी माँ की ये बातें सुनकर सुमन को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहाँ से चुपचाप चली जाती है। और इसी तरह हर रोज उसे अपनी दादी और अपनी सौतेली बहन के ताने सुनने पड़ते और इसी तरह समय गुजर रहा होता है। तभी एक दिन सुमन के कॉलेज में एक पार्टी ऑर्गेनाइज होने वाली थी, जिसके लिए सुमन अपनी दादी से कुछ पैसे मांगती है। दादी माँ, कल मेरे कॉलेज में एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है, लेकिन मेरे पास पहनने के लिए कोई ढंग के कपड़े नहीं है, इसलिए आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए जिससे मैं अपने लिए एक सुंदर सी ड्रेस खरीद सकूं। अरे मनहूस, तुझे नई ड्रेस की क्या जरूरत है, तेरे ऊपर तो ये फटे पुराने कपड़े ही सबसे अच्छे लगते हैं, और वैसे भी तेरी जैसी बदसूरत लड़की पर मैं अपने पैसे खर्च बिल्कुल भी नहीं करूँगी, चल जा यहाँ से। उसी समय वहाँ पर नीलिमा आती है और वो अपनी दादी से कहती है, अरे दादी माँ, मुझे जल्दी से 20,000 रूपए दे दीजिए, मुझे आज अपने दोस्तों के साथ ब्यूटी पार्लर और शॉपिंग करने जाना है, क्योंकि कल मेरे कॉलेज में एक पार्टी है। अरे क्यों नहीं मेरी बच्ची, ये सारी धन दौलत सिर्फ तेरी ही तो है, तुझे जितने चाहे तो उतने पैसे ले ले। थैंक यू सो मच दादी माँ, आप बहुत अच्छी हो। इतना कहकर नीलिमा वहाँ से पैसे लेकर चली जाती है और सुमन चुपचाप आंखों में आंसू लिए ये सब देखते रहती है। तभी जब शाम को नीलिमा शॉपिंग करके घर वापस आती है तो अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है और कहती है, आह दादी माँ, ये देखिए आपके इस काली बदसूरत पोती ने मुझे गिराने के लिए यहाँ पर पता नहीं क्या गिरा रखा था, क्योंकि ये नहीं चाहती है कि कल की पार्टी में मैं कॉलेज जाऊँ, क्योंकि मैं इसे ज्यादा खूबसूरत दिखती हूँ इसलिए। नीलिमा की ये बात सुनकर कौशल्या को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, अरे करम चली, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी चांद सी पोती को जमीन पर गिरा दिया, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर कौशल्या सुमन को बहुत ज्यादा मारती है और सुमन बेचारी अपनी सफाई में एक शब्द भी नहीं बोल पाती है और अगले दिन वो अपने फटे पुराने कपड़े पहनकर कॉलेज की पार्टी के लिए तैयार हो रही होती है। उसी समय नीलिमा उसके कमरे में आती है और कहती है, क्यों रे सुमन की बच्ची, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी लाई हुई नई शैम्पू की बोतल चुरा ली। अरे नीलिमा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, भला मैं तुम्हारी शैम्पू की बोतल चुरा कर क्या करूँगी, मेरे सर पर तो बाल ही नहीं है। सुमन की ये बात सुनकर नीलिमा उस पर हंसने लगती है और कहती है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, भला तो मेरी शैम्पू की बोतल चुरा कर क्या करेगी, तेरे सर पर तो बाल ही नहीं है। नीलिमा की ये बात सुनकर सुमन को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है, नीलिमा, तुम क्यों हमेशा मेरा इस तरह मजाक उड़ाती हो, अरे तुम तो मेरी बहन हो ना, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती हो। तुम मेरी बहन नहीं हो, इसलिए आज के बाद मुझसे रिश्ता छोड़ने के बारे में सोचना भी मत, बड़ी आई मेरी बहन बनने वाली। और इसी तरह जब सुमन नीलिमा के साथ कॉलेज की पार्टी में जाती है तो नीलिमा की सभी दोस्त सुमन के गंजे सर को देखकर उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं, अरे नीलिमा, तेरी बहन का तो ऊपर वाला डिपार्ट पूरा खाली है, भला ऐसे कैसी हो सकता है, कहाँ तुम इतनी खूबसूरत और तुम्हारी बहन इतनी ज्यादा बदसूरत। तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे खुद इसे अपनी बहन कहने में शर्म आती है और इसकी वजह से हमेशा मेरी इंसल्ट होती है। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में पैदा हुई होगी जो इतनी ज्यादा बदसूरत है। सबके साथ नीलिमा को अपना मजाक उड़ाता देखकर सुमन को बहुत बुरा लगता है और वो पूरी तरह से टूट जाती है और रोते हुए वहाँ से पहाड़ी के किनारे वाली नदी के पास जाकर बैठ जाती है और कहती है,
हे भगवान, अगर मैं बदसूरत हूँ और मेरे सर पर बाल नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्यों लोग मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करते हैं, यहाँ तक कि मेरी दादी और मेरी खुद की बहन भी। इसलिए आज मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। ना मैं रहूंगी और ना ही मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ होगी। इतना कहकर सुमन जैसी ही नदी में छलांग मारने जाती है, वैसी ही उसके सामने सोने से चमकती बालों वाली एक सुंदर सी जलपरी बाहर आती है, जिसे देखकर सुमन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। उसी समय वो जलपरी सुमन से कहती है, क्या बात है, तुम इस तरह अपनी जान देने के बारे में क्यों सोच रही थी? तुम्हें पता है ना, जान देना किसी भी समस्या का हल नहीं होता है। इसलिए तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या तकलीफ है? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। जलपरी की ये बात सुनकर सुमन उसे अपनी सारी परेशानी बता देती है, जिसके बाद वो जलपरी कहती है, बस इतनी सी बात, तुम ये लो, ये मेरी जादुई सुनहरी कंघी है। तुम इसे जैसे ही अपने सर पर लगाओगी, वैसे ही तुम्हारे सर पर सोने से चमकते हुए जादुई बाल आ जाएंगे और तुम्हारा रंग भी बिल्कुल दूध की तरह गोरा हो जाएगा। फिर तुम्हारा कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा। जलपरी के इतना कहते ही सुमन जैसी ही उस कंघी को अपने सर पर लगाती है, वैसे ही उसके सर पर सोने से चमकते हुए जादुई बाल आ जाते हैं और उसका रंग भी दूध की तरह गोरा हो जाता है। और ये सब देखकर सुमन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जलपरी का धन्यवाद करके जब वो अपने घर जाती है तो उसे देखकर उसकी दादी और उसकी सौतेली बहन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। जिसके बाद सुमन उन्हें जादुई कंघी के बारे में सारी बातें बता देती है। जिसके बाद उसकी दादी कहती है, चल जल्दी से ये कंघी मेरी पोती नीलिमा को दे दे, ताकि वो तुझसे और भी ज्यादा खूबसूरत दिख सके और उसके बाल तुझसे भी ज्यादा लंबे और चमकदार हो सके। लेकिन दादी माँ, नीलिमा तो पहले से ही इतनी ज्यादा सुंदर है, फिर उसे इस कंघी की क्या जरूरत है? और अगर आप कुछ ज्यादा ही लालच करोगी तो कहीं इसका अंजाम कुछ गलत ना हो जाए। सुमन के इतना कहने पर भी कौशल्या उसकी एक नहीं सुनती और वो कंघी छीनकर नीलिमा को दे देती है। जिसके बाद नीलिमा जैसी ही उस कंघी को अपने सर पर लगाती है, वैसे ही उसके सर के सारे बाल झड़ जाते हैं और वो पूरी तरह से गंजी हो जाती है। जिसके बाद वो चिल्लाते हुए अपनी दादी से कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? ये सब सिर्फ आपकी वजह से हुआ है दादी। आपकी इस बेवकूफी की वजह से मेरे सारे बाल झड़ गए। मैं गंजी हो गई। नीलिमा, ये तुम दादी माँ से किस तरीके से बात कर रही हो? माना कि उनसे गलती हुई है, लेकिन उन्होंने ये सब सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए ही किया था, इसलिए तुम्हें उनसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। सुमन की ये बातें सुनकर कौशल्या और उसकी बहन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो दोनों हाथ जोड़कर सुमन से माफी मांगती हैं। जिसके बाद सुमन अपनी जादुई कंघी की मदद से नीलिमा के बाल फिर से वापस ले आती है। जिसके बाद दोनों बहनें एक साथ खुशी खुशी अपनी दादी माँ के साथ रहने लगती है।